ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट 2025। कोविड के बाद अब शिक्षा के स्तर में हुआ सुधार, असर रिपोर्ट में खुलासा। राष्ट्रीय पुरस्कारों में गूंजे गांव, गरीब और किसानों के स्वर। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त की तारीख तय, मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। बजट 2025 में किसानों ग्रामीणों के लिए बड़े ऐलान। देश भर में शिक्षा के स्तर में हुआ सुधार। सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर, असर रिपोर्ट में खुलासा। गुमनाम नायकों को मिला पद्म सम्मान। राष्ट्रीय पुरस्कारों में गूंजे गांव, गरीब किसानों के नाम। यूपी में शुरू हुआ एग्रीज प्रोजेक्ट, किसानों और कृषि सेक्टर को होगा बड़ा फायदा। फरवरी में जारी होगी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। रबी की बुवाई 655 लाख हेक्टेयर के पार, सरकार ने जारी किए आंकड़े। मौनी अमावस्या पर टूटे सभी रिकॉर्ड, 8 करोड़ लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यूनियन बजट 2025 पेश किया। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा और निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है। आम लोगों से लेकर बड़े कारोबारियों तक को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। विस्तार से जानते हैं कि बजट में ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या खास है। बजट 2025 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य कम उत्पादन वाले 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। ये योजना किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और कृषि को लाभकारी बनाने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है। बजट में राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की घोषणा की गई है। मसूर, तुअर, उड़द जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर सरकार का फोकस होगा। कौशल निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा। युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं और छोटे किसानों पर सरकार का ध्यान केंद्रित होगा। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से 4 साल के दौरान एजेंसियां उतना दलहन खरीदेंगी जितना लाएंगी। डेयरी और फिशरीज के लिए 5 लाख तक का लोन मिलेगा। ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे गांव के सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही असम के नामरूप में यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया गया है। कपास उत्पादन के लिए 5 साल का प्लान बनाया जाएगा। फल सब्जियों के लिए शुरू होगा कार्यक्रम। सप्लाई चेन को बेहतर बनाने पर सरकार का होगा फोकस। 5 लाख SC/ST महिलाओं को उद्यमी बनाने पर काम करेगी सरकार। बदल रहे हैं गांवों के स्कूल, कोविड काल के बाद दिखा बड़ा सुधार। कोविड महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र भी काफी प्रभावित हुआ था। इस अवधि के दौरान ऑनलाइन क्लास का विस्तार हुआ, लेकिन ग्रामीण छात्रों के पास इतने संसाधन नहीं थे जिससे वे शिक्षा क्षेत्र में आए इस बदलाव को अपना सके। अब वर्ष 2024 की वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट यानी असर के अनुसार कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई शिक्षा की रिकवरी हुई है। जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। ग्रामीण सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के मुकाबले सुधार हुआ है। कक्षा 3 और 5 के छात्रों में मौलिक पढ़ाई और गणित में मजबूती से सुधार हुआ है। कक्षा 3 के छात्रों में पढ़ने के स्तर में बड़ा सुधार देखा गया है। तीसरी कक्षा के छात्रों में सब्ट्रैक्शन यानी बुनियादी घटाव करने की क्षमता 25% से बढ़कर 33% हो गई है। सरकारी स्कूलों में दाखिले कम हुए हैं, छात्र पढ़ाई में सुधार की ओर बढ़े हैं। NEP 2020 के तहत फाउंडेशनल स्किल्स पर ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। बता दें कि रिपोर्ट में कई चिंताजनक तथ्य भी सामने आए हैं। रिकवरी हुई है, लेकिन बहुत से छात्रों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। तीसरी कक्षा के 72% छात्रों को अभी पढ़ने में दिक्कत है। 5वीं कक्षा के छात्रों को गणित में समस्याएं आ रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन का उपयोग ज्यादा करते हैं। गुमनाम नायकों के नाम इस बार के पद्म सम्मान। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है।
पद्म पुरस्कारों की सूची में एक बार फिर कई गुमनाम नायकों के नाम देखने को मिले हैं, जिन्होंने सामाजिक कार्य, लोक कला और कृषि जैसे कार्यों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनमें गोवा की 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, पुरुष प्रधान क्षेत्र में 150 महिलाओं को ढाक वादन सिखाने वाली महिला और कठपुतली का खेल दिखाने वाली पहली भारतीय महिला भी शामिल है। इस सूची में महिला सशक्तिकरण की मुखर समर्थक 82 वर्ष की सैली होलकर, राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भटला, हिमाचल प्रदेश के हरिवंश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह भावेश, दक्षिण भारतीय संगीतकार पी दत्तमूर्ति, नागालैंड के किसान एल होंगथिंग के साथ कुवैत के योग प्रशिक्षक शेख अजय अल सबा और ब्राजील के वेदांत गुरु जोनस मसेट का भी नाम है। कर्नाटक के घुमंतु समाज के प्रसिद्ध लोक गायक वैकंपा अंबाजी, नशा मुक्ति की नायिका जूमदे योमगाम गैमलिन, मशहूर लोक गायक भेरू सिंह चौहान, पहाड़ों की गांधीवादी राधा बहन भट्ट, वन के वन बंधु चैतराम देवचंद पवार का नाम भी सूची में शामिल है। पद्मश्री पाने वालों में मध्य प्रदेश से 3, उत्तराखंड, बिहार से 2, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से 1 व्यक्ति शामिल है। इस परियोजना से 10 लाख किसानों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश का यूपी अग्रीस प्रोजेक्ट कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। योजना पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए विश्व बैंक लोन के रूप में उपलब्ध कराएगा। योजना का लक्ष्य प्रदेश को देश में कृषि सेक्टर का प्रमुख केंद्र बनाने के साथ साथ किसानों की आय में इजाफा करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या से 1 दिन पहले ही इस योजना का शुभारंभ किया था। किसान की आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और उस दिशा में यह एक अभियान है। यूपी एग्रीज परियोजना के क्रियान्वयन से हम प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख किसानों की इसके माध्यम से सहायता देंगे और इसमें हमारा प्रयास होगा कि कम से कम 30 से लेकर 50% तक किसान महिला किसान हो, उन किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई भी इसके साथ रहेगी। 1 लाख से अधिक मछुआरा परिवारों को इसके माध्यम से सहायता भी मिलेगी और इसके लिए कुछ अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने की कार्रवाई भी इसके माध्यम से होगी। इसके साथ ही हमारा जो कहना है पहले ही कि इससे किसान की उत्पादकता को भी 30 से 50% तक बढ़ाने और उनकी इनकम को भी 25 से 30% तक बढ़ाने की कार्रवाई इन सभी योजनाओं के माध्यम से होगी। जानते हैं इस योजना की खासियत। ये प्रोजेक्ट 6 साल का है। पहले चरण में 28 जनपद शामिल हैं, जिससे 10 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। यूपी को जेवर एयरपोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट हब बनाने का प्रयास किया जाएगा। किसानों को विदेश भ्रमण कराया जाएगा। फिशरीज सहित कई अन्य सेक्टर प्रोत्साहित किए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के आधार पर खेती की योजना बनेगी। फसलों के विविधीकरण पर जोर होगा। उन्नत बीज उपलब्ध कराने के साथ साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा। किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए कमोडिटी क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी होगी। पटना में कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी होने की तारीख का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से किसानों के खाते में ये किस्त जारी करेंगे। 18वीं किस्त महाराष्ट्र के वाशिम से 5 अक्टूबर को जारी की गई थी, जिसका लाभ 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था। बता दें कि पीएम किसान के तहत साल 2019 से अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है। रबी की बुवाई 655 लाख हेक्टेयर के पार। कृषि मंत्रालय ने रबी फसलों के रकबे का नया आंकड़ा जारी किया है। इसके अनुसार पिछले साल की तुलना में रैपसीड और सरसों के रकबे में गिरावट हुई है। वहीं गेहूं के रकबे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में कुल 655 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चालू रबी सीजन की बुआई की जा चुकी है। इस साल अब तक धान का रकबा 35 लाख हेक्टेयर है। वहीं गेहूं के रकबे में पिछले साल के मुकाबले मामूली बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की तुलना में दलहन के रकबे में
मामूली बढ़ोतरी हुई है। इस सीजन में श्रीअन्न यानी मोटे अनाज का रकबा 55 लाख हेक्टेयर है। मौनी अमावस्या स्नान ने तोड़े महाकुंभ इतिहास के सारे रिकॉर्ड। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर 8 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया। ये कुंभ मेले के इतिहास में किसी भी एक दिन श्रद्धालुओं के स्नान की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले मकर संक्रांति को 3 करोड़ और मौनी अमावस्या के एक दिन पहले यानी 28 जनवरी को 5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया था। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अभी तक 27 करोड़ 58 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं। बता दें कि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले प्रयागराज दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया था। अब चलते चलते जान लेते हैं किसान आंदोलन 2.0 पर अपडेट्स। मीडिया से मिले जगजीत सिंह डल्लेवाल। पिछले 68 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ प्रस्तावित बैठक से किनारा कर लिया। डल्लेवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चंडीगढ़ में बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे पैनल के साथ वर्चुअली जुड़ सकते हैं। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे पंजाब में कई जगह पर ट्रैक्टर मार्च निकाले और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर पठानकोट जालंधर हाईवे पर इकट्ठा हुए और एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च ट्रैक्टर के साथ निकाला गया था। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अगले हफ्ते ये 2 दिन बारिश होने का उम्मीद है। 3 और 4 तारीख को ज़्यादा नहीं, हल्का बारिश होने का उम्मीद है। और इसी को देखते हुए और टेम्परेचर में भी मैक्सिमम टेम्परेचर में अभी ज़्यादा होगा, अभी के बाद 2 दिन में गिरावट होगा। फिर न्यूनतम तापमान में अभी 11 से 12 तक जाएगा, नीचे जाएगा। और बादल भी रहेगा, छाया रहेगा। और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ये है आर्द्रता 90 के ऊपर रहेगा। मिनिमम आर्द्रता 60 से 70 तक रहेगा। और ये बारिश होने का उम्मीद है, इसलिए छिड़काव या कोई भी फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं वो देखकर कीजिए, ये हमारा ये है। और आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना देखते सभी खड़ी फसलें में उचित प्रबंधन करना जरूरी है। और गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप है तो उसका इलाज करना जरूरी है। और इस सप्ताह तापमान को देखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की बुआई हेतु ये4, परबनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि उन्नत किस्मों की बुआई हेतु खेतों में पलेवा कर देसी खाद डालकर तैयार करें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम पर एकड़ है। अभी पालक उसका नाम ये है, उन्नत जाति है जोधी, धनिया इसका है पंत हरी तमा, और मेथी ये सब का बुआई कर सकते हैं। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।